गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हो बच्चों? आज हम पाठ 4 में स्वाध्याय पढ़ेंगे। पेज नंबर है 25। पहला प्रश्न है अंदाज अपना अपना, जिसे आप होमवर्क में आज करेंगे। उसमें सवाल है कथनी और करनी में अंतर। इस विषय पर अपने विचार लिखिए। मैंने पहले भी समझा दिया था कि कथनी करनी में बहुत ही अंतर होता है। मनुष्य को कथनी करनी में हमेशा समानता रखनी चाहिए, और समानता वही रखता है जो सत्य का साथ देता हो, और जो सत्य का साथ नहीं देता वैसे लोगों की कथनी करनी में कभी भी एकता नहीं होती। तो ठीक है, यह प्रश्न का जवाब आप खुद लिखेंगे। प्रश्न नंबर 2 जो है कथनी और करनी में अंतर, विषय पर आपके दोस्त ने जो विचार लिखे हैं उन्हें पढ़िए। सिर्फ पढ़ना है, इन्हें आपको लिखना नहीं है। इसे सिर्फ आप पढ़ेंगे, अपने दोस्त के विचारों को आप जानेंगे। प्रश्न नंबर 3 करके दिखाइए। कोष्टक में दिए गए उचित क्रम में रखकर उदाहरण के अनुसार वाक्य लिखे। यहाँ पर मैंने उत्तर लिखे हुए हैं और उदाहरण भी दिया हुआ है। फूल तोड़ना मना है। यहाँ पर ऐसे ही शब्दों को जोड़कर हमें वाक्य बनाने हैं। तो हम लिख सकते हैं मैं हर रोज खेलने जाता हूँ। खेलने जाता हूँ। ठीक है, यह हो गया एक वाक्य। दूसरा है सबको कथनी करनी में समानता रखनी चाहिए। रखनी चाहिए, यह हो गया तीसरा। और आगे दूसरा। अब तीसरा है वे कहीं से अच्छे पौधे लाए। यह हो गया आपका आगे का वाक्य। तो इस तरह से आप वाक्य लिखेंगे। ये 2 शब्द है वह एक्स्ट्रा में दिए हुए हैं, जो कि इस्तेमाल में नहीं आए हैं, और बाकी के वाक्य आप लिखोगे। चलिए अब आगे देखिए पेज नंबर 26 पर। भाषा सज्जता में पढ़कर समझिए। राम जी ने भैंस खरीदकर दूध घी बेचा और उसके गोबर की खाद से खेतों की उपज भी बढ़ाई। यह तो आम के आम और गुठलियों के दाम वाली बात हुई। यहाँ पर रामजी भाई भैंस के दूध को बेचकर पैसे कमाते हैं। भैंस के गोबर की खाद बनाकर उसका भी उपयोग कर लेते हैं, और इस प्रकार दूध और खाद दोनों का उपयोग करके मुनाफा कमा लेते हैं। जैसे कि आम खाकर उसकी गुठलियों का भी उपयोग किया जाए। दोनों प्रकार से लाभ होने पर यह लोकोक्ति कही गई है। लोकोक्ति मतलब लोगों के द्वारा कही गई बात। उक्ति मतलब एक बात। तो आम के आम और गुठलियों के भी दाम, मतलब आम का भी इस्तेमाल करना, इसके साथ उसकी गुठलियों का भी इस्तेमाल करना, दोहरा लाभ होना। इसलिए उदाहरण दिया था कि रामजी भाई ने एक भैंस खरीदी और जिससे वह दूध भी बेचते थे, घी भी बेचते थे, और उसके गोबर की खाद भी इस्तेमाल करते थे। तो लोगों के अनुभव पर, जो लोगों का अनुभव होता है, जो हमारे बड़े बुजुर्गों का अनुभव, और बाद में समाज में रूढ़ हो गई, मतलब समाज में उसे एक स्थान दिया गया, ऐसी बात या उनकी उक्ति को, मतलब मैंने समझा ना कि उनके द्वारा कही गई बातें। तो उक्ति को क्या कहा जाता है? कहावत कहा जाता है। कहावत उसे कहेंगे जो लोगों के अनुभव पर आधारित होती है और फिर बाद में समाज में आती है, उसे हम कहावत कहेंगे।
चलिए कहावतें पढ़ेंगे। पहला है आम के आम गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ होना, जैसी करनी वैसी भरनी, कर्मों के अनुसार फल मिलना, जैसा करोगे वैसा ही पाओगे, जैसे कर्म करते हैं वैसा ही फल हमें मिलता है। साच को आँच नहीं, साच मतलब सच, आँच मतलब नुकसान न होना। तो सच्चे व्यक्ति को कोई भय नहीं होता, जो हम कथनी करनी में पढ़ चुके। काला अक्षर भैंस बराबर, बिल्कुल अनपढ़ होना, जिसे कुछ भी पढ़ना लिखना न आता हो, उसके आगे आप बड़ी बड़ी बातें करोगे, शिक्षा की बहुत बड़ी बड़ी बातें करोगे तो उसे समझ में नहीं आएगा। चलिए आज देखते हैं कि निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखिए। हमें अहिंसा के पथ पर चलना चाहिए। दूसरा, पहाड़ की चढ़ाई बहुत कठिन होती है। तीसरा, हमारे व्यवहार में विनम्रता होनी चाहिए। चौथा, महात्मा बुद्ध ने शांति, दया और प्रेम का संदेश दिया। पांचवा, क्षमा वीरों का आभूषण है। अब ये जो वाक्य है ना, रेखांकित किए गए ये जो शब्द है, जैसे कि अहिंसा, चढ़ाई, विनम्रता, शांति, दया, प्रेम, क्षमा, ये जो सारे हैं वह कोई गुण बताता है, किसी का दोष बताता है, किसी के अंदर की फीलिंग्स को बताता है, मतलब जो भावनाएं होती हैं उसे बताता है, दशा बताता है आदि का जब बोध कराते हैं उसे क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा। सही समझे। भाववाचक संज्ञा की परिभाषा यही है बच्चों कि जो शब्द गुण, दोष, भाव, दशा आदि का बोध कराते हैं वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो यहाँ पर है कि निम्नलिखित शब्दों में से भाववाचक संज्ञा के चौकोर पर, ये चौकोर जो है वहाँ पर सही का निशान कीजिए। जैसे कोई व्यक्ति सच्चा होता है, वह उसकी एक विशेषता है, पर उसकी सच्चाई जो होती है वह एक भाववाचक होता है। तो सच्चाई उसका भाववाचक संज्ञा के रूप में हम कहेंगे। उसके बाद ऊंचाई, ऊंचा है तो उसकी ऊंचाई है। बचपन, हमारा जो बच्चा होता है, हम जब बच्चे थे तो हमारा बचपन एक हमारा भाव था, एक हमारे अंदर की बचपन का एक भाव था। लंबाई, जो लंबा होता है उसकी होती है लंबाई। अमीर होता है तो अमीर की क्या दिखती है? अमीरी। और जो बेचारा बूढ़ा होता है वह उसकी मतलब दशा, वह होता है उसका बुढ़ापा। यहाँ पर सच्चा और ऊंचा विशेषण के रूप में है, लड़ना एक क्रिया के रूप में है, गंगा एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चलिए आगे। पेज नंबर 24 के अंतर्गत मैंने आपको समझाया था कि प्रश्न नंबर 3 जातिवाचक संज्ञा में आपको बताऊंगी। इसके अगले तास में मैंने कहा था। अब देखिए, जातिवाचक संज्ञा के आसपास गोला बनाना है। पहले तो जातिवाचक संज्ञा क्या होती है बच्चों? जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा यह है कि जो शब्द संपूर्ण जाति के बारे में बोध कराते हैं उसे जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। यहाँ पर पहला जो वाक्य है, मनुष्य अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ है। अब इसमें जाति कौन सी है? तो मनुष्य भी हो सकता है। मनुष्य बहुत से, संसार में बहुत सारे मनुष्य है। किसी की मतलब सभी का स्वभाव, सभी का रंग ढंग सब कुछ अलग है। तो मनुष्य मतलब संपूर्ण जाति के बारे में बताया है, इसलिए यह है एक जातिवाचक संज्ञा। शिल्पा ने 4 पौधे लगाए। यहाँ पर क्या करेंगे?
शिल्पा व्यक्तिवाचक हो जाएगा, वह जातिवाचक में नहीं आएगा, क्योंकि यह एक विशेष नाम के बारे में एक लड़की के नाम का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। 4 पौधे, अब पौधे तो बहुत सारे होते हैं, है ना, तो यहाँ पर पौधे जो है वह होगा जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है शहर के लोग सुबह शाम टहलने जाते हैं। अब शहर तो बहुत सारे होते हैं, अहमदाबाद, बड़ौदा, राजकोट, बहुत सारे शहर होते हैं, तो शहर जो शब्द है वह होगा जातिवाचक संज्ञा। फूल सबको, चौथा है फूल सबको अच्छे लगते हैं। फूल बहुत सारे फूल होते हैं, गेंदे का फूल, मोगरे का फूल, जुई का फूल, बहुत सारे फूल होते हैं, गुलाब का फूल। तो फूल शब्द संपूर्ण जाति के बारे में, तो यह है एक जातिवाचक संज्ञा। तो समझ में आया बच्चों, जातिवाचक संज्ञा जो किसी एक ही जाति के बारे में मतलब हमें बताते हैं, उसे जातिवाचक, संपूर्ण जाति के बारे में उसका बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। चलिए अब पढ़ते हैं पेज नंबर 27 पर हम आ गए। पेज नंबर यह है 27 पर हम आए। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखिए। पहला है रेलवे स्टेशन पर लोगों की भीड़ रहती है। दूसरा, बच्चों की टोली होली खेलने निकली है। और तीसरा है सभा में कई लोग इकट्ठे हुए। तो ये उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द जैसे भीड़, टोली और सभा, यह क्या होते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो जो शब्द पूरी टोली, सभा, लोगों की भीड़ के बारे में, सभा के बारे में, इस मतलब समूह के बारे में, संपूर्ण जाति के समूह के बारे में अगर बोध कराते हैं उसे समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। तो आज आपके होमवर्क में आप करोगे संज्ञा, जो कि आपको करना है व्याकरण की नोटबुक में। भाववाचक संज्ञा लिखोगे आप, जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण लिखोगे आप, और समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण यह आप लिखोगे आज व्याकरण की नोटबुक में। और कहावतें यह आज आप व्याकरण की नोटबुक में लिखोगे। यहाँ पर अपना पाठ नंबर 4 पूर्ण होता है। चलिए अब आगे के पीरियड में मिलेंगे, तब तक धन्यवाद।